दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के अनमोल रतन रतन टाटा का कल देहावसान हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं वो हमेशा देश के दिलों में धड़कन बन के, जैसे वो देश की धड़कन रहे हैं। और देश की धड़कन ही नहीं बल्कि वो लोगों के दिलों पे जिस प्रकार से राज वो करते थे, यही कारण है कि आज जब उनका कल देहांत हुआ तो पूरा देश दुनिया स्तब्ध थी। लोग स्तब्ध थे सुन के और गमगीन भी थे, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज और कारपोरेट समूह के मुखिया ही नहीं थे, बल्कि उससे भी आगे वो एक मानवीय गुणों से भरपूर एक संवेदनशील व्यक्ति और व्यक्तित्व भी थे, जिन्होंने पूंजीपतियों से इतर, जिन्होंने उद्योगपतियों से इतर एक अपनी अलग छवि गढ़ी, एक अलग छवि बनाई। और एक जो उनकी जो मानवीय संवेदनाओं से और उच्च मानवीय गुणों से भरपूर जो छवि रही और जो उनकी पारिवारिक विरासत रही, वो उनको एक अलग व्यक्ति और व्यक्तित्व, एक अलग शख्स और शख्सियत का दर्जा देते हैं। जो आम उद्योगपति, जो मुनाफा कमाने वाले व्यापारी व्यवसायी होते हैं, जो सिर्फ लाभालाभ कमाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए ही उद्योग व्यापार जगत में आते हैं, उनसे अलग उनकी छवि इसलिए बताई जाती है। तो इसीलिए पूरा देश और दुनिया स्तब्ध है। एक घटनाक्रम याद आता है जब 2008 में उनके ताज होटल पे मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। सभी जानते हैं, पाकिस्तान से आतंकवादी घुसे थे और वहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने हमला किया था, बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया था। तो कहते हैं कि उनके एम्प्लॉई जो वहाँ थे, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो वहाँ फंसे हुए थे बहुत सारे सैकड़ों लोग, उन लोगों की जो आवाभगत थी, उन लोगों को खाने और रहने की जो व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने में ही वो लोग रहे। तो इसका मतलब ये था कि उनका इतना विश्वास था टाटा ग्रुप्स में, टाटा कंपनी में, रतन टाटा में, वो किसी प्रकार से डर या भय के कारण भागे नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ, एक परिवार ऐसा भी था वहां जिसके परिवार की आगजनी में उनका अपना आदमी, अपना जो उनका पति था वो ही आगजनी में खत्म हो गया था। लेकिन उनकी जो परिवार थे, उसकी जो घरवाली थी, उसने तक वहां जो फंसे हुए लोग थे उनकी खातिरदारी करने में कोई कोताही नहीं बरती। और बाद में जब आतंकी हमला खत्म हुआ, उसके बाद उनके जिन भी एम्प्लॉय को वहां हताहत हुए या घायल हुए, वो पर्सनली इंडिविजुअली उनके घर पे गए और आधा एक घंटा जो भी है कुशलक्षेम उनका पूछा, और जो भी उनका था मुआवजा वगैरह वो भी उन्होंने दिया। तो मुआवजा देना अलग बात है, और इतना व्यस्ततम आदमी कि जिसके पास एक मिनट एक सेकंड की भी फुर्सत ना हो, अगर वो अपने तमाम काम छोड़कर, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपने ग्रुप में काम करने वाले एम्प्लॉय के यहाँ आधे घंटे भी जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जो उन्हें एक उद्योगपति से भी बड़ा, उद्योगपति से भी ऊपर एक अलग इंसान, एक अलग शख्सियत, एक अलग व्यक्तित्व बनाते हैं। और उनका जीवन आदर्श इसलिए भी रहा कि उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी जो कमाई है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा सामाजिक दायित्वों पे खर्च होता है। वो देश दुनिया, भारत ही नहीं, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, टाटा सोशल साइंसेज हो, या भारत के जो तमाम परमाणु ऊर्जा से जुड़े या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशन हो, उनको डोनेशन देना हो, या फिर तमाम विदेशी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ जो गरीब और प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको फेलोशिप देनी हो, उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। वृद्धाश्रम हो या गरीबों के लिए जो सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाएं होती हैं,
उसको देने में, दान देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। और जब कोरोना काल आया तो भारत में चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष हो, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड हो या अन्य तमाम चीज़ें हों, उसके लिए सबसे बड़े दान अगर दिया तो वो टाटा कंपनी ने ही दिया। और रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है। अभी मैं वीडियो बनाया था मैंने अभी, लेकिन वो सही नहीं बन पाया है, बहुत लंबा बन पड़ेगा अभी। लेकिन परसों वो हम दिवंगत हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि JRD टाटा भी 1993 में जब उनका देहावसान हुआ था तो वो भी 86 ही साल के थे। रतन टाटा भी 86 साल में ही गुजर गए। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वो नवल टाटा के बेटे थे, लेकिन बाद में नवल टाटा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसके बाद जो उनकी दादी थी नवाज़बाई टाटा, उन्होंने रतन टाटा का पालन पोषण किया। रतन टाटा की जो दूसरी माँ थी या उनके पिताजी ने जो दूसरी शादी की, उससे उनका एक छोटा भाई जिम्मी टाटा और नोएल टाटा भी हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मुंबई से की। उसके बाद वो मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में भी रहे, बिसन कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवर डेल कंट्री स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की। और 1955 में उन्होंने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की उपाधि पाई कार्नेल विश्वविद्यालय से। और 2008 में जिस कार्नेल विश्वविद्यालय से वो पढ़े थे उसके लिए उन्होंने 50 मिलियन डॉलर आप लगा सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, भारत की रुपयों के हिसाब से लगाए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 50 मिलियन जो डॉलर हैं उसका डोनेट किया। वो इतिहास में सबसे ज़्यादा था। किसी भी विश्वविद्यालय को इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं दिया। और रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन के बाद उन्होंने 1970 के दशक में टाटा सुमो में जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया। और उनकी जो सहायक कंपनी थी नेल्को यानी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें उन्होंने बोकारो में अपने करियर की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब बताते हैं कि वो 6-7 साल वहाँ रहे और बाद में अलग जगहों पे भी जमशेदपुर में रहे या टाटा नगर में रहे, तो एक सामान्य एक जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उसकी जो साइट्स पे जब वो निकलते थे तो वही जो गेटअप होता था उसी में जाते थे। तो वो उनकी कह सकते हैं कि एक क्या कह सकते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है। वो साबित करती है कि किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा दिखावे को, बहुत ज़्यादा बनावटीपन, दिखावा या झूठ, दम्भ, फरेब, इन चीज़ों के हट के वो एक सामान्य और एक कह सकते हैं एक सामान्य और एक स्वतःस्फूर्त जीवन जीते थे। सहज जीवन जिसे कहते हैं। सहज कहता है ना कि लोग सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, एक मुखौटा, एक दिखावा करना चाहते हैं और सहज जीवन नहीं जीते हैं। दुनिया में कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरे को दिखाना, दिखावा करना और सहज इसलिए नहीं बन पाता। इसलिए कहते हैं कि महान व्यक्ति उसको माना जाता है जो सहज, तमाम उसके साथ पद प्रतिष्ठा कुछ भी जुड़े लेकिन वो सहज रहे। तो वो सहज ही रहे। लगभग आप पूरा जीवन उनको देख लीजिए, वो बिल्कुल सहज रहे, चाहे बहुत सारी चुनौतियां आई हो। उनकी कंपनियां जो उनकी जो अन्य भी कंपनियां थी, जो सहायक कंपनियां, वो घाटे में भी गुजरी, उनको उन्होंने उबारा भी। तमाम चुनौतियां भी आई। जब उनको उत्तराधिकारी चुना जा रहा था तो बहुत सारे लोग उत्तराधिकारी की कतार में खड़े थे। उन चुनौतियों का भी उन्होंने सामना किया। व्यापार से जुड़ी हुई टाटा जो कंपनी थी उसकी स्थिति 1991 में भारत में जो आर्थिक मंदी और आर्थिक त्रासदी की पराकाष्ठा पे भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी। तो टाटा की स्थिति भी बहुत अच्छी उस समय नहीं थी। उस समय JRD टाटा, जमशेदजी टाटा ने उनको जब टाटा सन्स का उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी
चेयरमैन घोषित किया तो उस समय ढेर सारी चुनौतियां थी, लेकिन वो सहजता से सारी चुनौतियों से गुजरे और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, टाटा सन्स को उन्होंने जो नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, चाहे वो टाटा टीसीएस हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना हो, या फिर कोरस स्टील कंपनी, कोरस जैसी बड़ी स्टील कंपनी का अधिग्रहण हो, जगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़े ब्रांड का और स्टेटली जैसी बड़े चाय ग्रुप वाली कंपनी का अधिग्रहण हो उन्होंने, या बहुत सारी जो वेबसाइट हैं ई कॉमर्स से जुड़ी हुई उन वेबसाइट का अधिग्रहण हो या उसमें इन्वेस्टमेंट हो, उनके नाम तमाम उपलब्धियां दर्ज हैं। या फिर मात्र 1 लाख में नैनो की लखटकिया कार भारत में मुहैया करवानी हो और देश में पहली, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली सबसे सस्ती कार लॉन्च करनी हो, सब जगह एक अलग बात उनमें रही। और उसके बाद उन्होंने 2012-13 में ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। उसके बाद साइरस मिस्त्री को, जो कि उन्हीं के रिश्ते से आते थे, उनको उन्होंने पद संभाला, उन्होंने टाटा सन्स में चेयरमैन का। लेकिन 2016 में उनके कुछ गलत फैसलों के चलते उनको टाटा के सन्स के चेयरमैन से हटाया गया। उसके बाद जो निदेशक पद था वो खाली हुआ। तो उसके बाद नटराज चंद्रशेखर को 12 जनवरी 2017 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2019 में साइरस मिस्त्री को टाटा पद पर बहाली, टाटा सन्स के चेयरमैन के पद पर बहाली करने का सुझाव दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। बाद में साइरस मिस्त्री एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो इसके अलावा टाटा कंपनी ने प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील हो गई, टी बॉक्स हो गया, कैशक्रो.com हो गया, कैशबैक.com हो गया, ओला कैब्स से लेकर चीनी स्मार्टफोन Xiaomi में भी हिस्सेदारी, यानी जो शेयर धारक थे, शेयर होल्डर थे, उनमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और निजी जीवन की बात करें तो रतन टाटा कभी शादी नहीं कर पाए। उसके लिए उनका कहना था कि जब उन्होंने टाटा कंपनी में बहुत सारे पद संभाले तो चुनौतियां इतनी सारी थी कि उनको संभवतः इस बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिला, और जब सोचने का मौका मिला तब तक उम्र काफ़ी आगे, उम्र के पड़ाव से वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो और पुरस्कार तो उनको इतने दिए कि एक लंबी फहरिस्त है। आपको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। उनको भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से, तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, और दुनिया भर की जो तमाम यूनिवर्सिटी है उनसे उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। उसके अलावा उनको नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। अमेरिका ने उनको कार्नेगी पदक दिया उनके परोपकारी सेवाओं के लिए 2007 में। और वो तमाम कंपनियों में एक काउंसलर, एक कह सकते हैं, या मैनेजिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें उन्होंने काम किया और बनाए गए थे, वो उसके मेंबर भी बनाए गए थे। उनमें मित्सुबिशी निगम कंपनी है, बहुत बड़ी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, अमेरिकन इंटरनेशनल समूह, जेपी मॉर्गन चेज, वूल एलन हैमिल्टन की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्यता में ये थे। वो रैंड निगम और उनकी मातृ संस्था अल्मा मैटर कार्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ट्रस्टी भी थे, वो मेंबर थे। और तमाम कह सकते 2008 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म भूषण, जर्मनी से उनको पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ खिताब दिया गया। फिक्की यानी FICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया। 2008 में उनको विश्व के सबसे अधिक 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में टाइम मैगजीन द्वारा वो किया गया।
तो कहते हैं कि उनमें जो एक मानवीय गुण उनको विशेष बनाता है, जो उन्होंने तमाम सामाजिक क्षेत्र के लिए, परोपकार के लिए तमाम जो काम किए, वो उनकी पारिवारिक विरासत थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ाया। जो उनको जहांगीर रतन जो टाटा थे, जिनको JRD टाटा कह सकते हैं, जमशेदजी टाटा थे, और तमाम उनका जो पारिवारिक वातावरण रहा, परोपकार, दान देना और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना, व्यापार के साथ साथ, उद्यमों के साथ साथ वो उन्होंने भरपूर निभाया। और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में, एक मानवतावादी व्यक्ति के रूप में और एक उद्योगपति के सभी रूपों में उन्होंने जो प्रतिमान गढ़े, उन प्रतिमानों को छूना आज उसके बाद कोई छू नहीं पाया। और आज जबकि राजनीति और उद्यम व्यापार सब लाभालाभ और मुनाफा कमाने का धंधा बन चुके हैं, और मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी ही सब जगह राष्ट्रवाद पे भी हावी है, नैतिक मूल्यों पे भी हावी है, और पर्यावरणीय मूल्यों और जो जैव विविधता और भौगोलिक विविधता है उस पर भी हावी है, नैतिक मूल्यों पर भी हावी है। जब व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित स्वार्थ और निकृष्ट स्वार्थ, तो ऐसे में टाटा की प्रासंगिकता, रतन टाटा जैसे लोगों की और टाटा ग्रुप जैसे समूह की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। और इसीलिए कहते हैं कि जो टाटा ने जो प्रतिमान गढ़े और टाटा घराने ने जो प्रतिमान गढ़े, जो इतिहास बनाया, और वो खुद में एक इतिहास थे, उन्होंने जो इतिहास बनाया, कह सकते हैं कि वो खुद ही एक इतिहास थे और खुद ही एक मील का पत्थर थे। उसको छूना और उसकी जगह कोई दूसरा प्रतिमान गढ़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। इसीलिए कहते हैं कि जमशेदजी, जहांगीर रतन जी टाटा और रतन टाटा जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व भारत में ही नहीं, देश दुनिया में केवल एक बार ही होते हैं, और फिर कोई दूसरा रतन टाटा या JRD टाटा नहीं हो सकता है। तो आज देश में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पर्यावरण हितों को दरकिनार करके, मानव हितों को दरकिनार करके, नैतिक मूल्यों को दरकिनार करके, कॉरपोरेट और अपराधियों, माफियाओं और राजनीतिक दलों के और राजनेताओं की जुगलबंदी में जिस प्रकार से मुनाफा कमाना और अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति करना ही सबका उद्देश्य रह गया है, ऐसे में रतन टाटा हमेशा हमें याद आते रहेंगे, सबके दिलों में देश की धड़कन बन के। और भारत को वास्तव में भारत की तर्ज पे आगे बढ़ाना है, या भारत को वाकई में अपना स्वर्णिम अतीत दोहराना है, तो रतन टाटा एक प्रेरणा, प्रोत्साहन, मार्गदर्शक के रूप में हमें स्वीकारने पड़ेंगे। उनका जो मानवीय व्यक्ति संवेदनाओं और उच्च मानवीय नैतिक गुणों से भरपूर व्यक्ति और व्यक्तित्व था, वैसे कहीं व्यक्ति और व्यक्तित्व हमारे देश में होने चाहिए, और देश के समग्र समावेशी और सतत सामाजिक आर्थिक विकास की संकल्पना तभी मूर्त रूप ले सकती है। अन्यथा हम जिस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, कभी खत्म न होने वाली जिस बेबुनियाद और अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो भारत को किसी गहरे अंधकूप में ही ले जाएगा, जहाँ से एक सीमा के बाद निकलने का भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा जी। इसलिए भी रतन टाटा आज हमारे लिए जरूरी हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलना हमारे लिए आज उतना ही जरूरी है, और कह सकते हैं कि आज पहले से और अधिक जरूरत आन पड़ी है कि हमारे देश में रतन टाटा जैसे कई व्यक्ति और व्यक्तित्व हों, कई शख्स और सक्सेसें हों, जो सिर्फ एक उद्योगपति होने ही न हो, सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी के चेयरमैन ही ना हो, बल्कि उससे भी ऊपर मानवीय गुणों से भरपूर एक समृद्ध व्यक्तित्व के धनी हो, एक बहुआयामी समृद्ध और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत संवेदनशील उच्च मानवीय गुणों से युक्त व्यक्तित्व हो। और ऐसे सुरक्षित और महान व्यक्तित्व के हाथों में ही अगर देश की भी कमान हो, उद्योग व्यापार की भी कमान हो, और ऐसे कई व्यक्तियों के हाथों में ही अगर वास्तव में देश के विभिन्न क्षेत्रों की कमान चले जाए, तो फिर भारत को समग्र समावेशी और सतत सामाजिक आर्थिक विकास के उच्च प्रतिमानों
की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, भारत के स्वर्णिम अतीत से को दोहराने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भी रतन टाटा जरूरी है। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन हम अर्पित करते हैं। और हम भगवान से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व कहीं पैदा हों और इस देश को समृद्ध और महान बनाने के लिए और देश दुनिया में एक प्रतिमान खड़ा करने के लिए, चाहे वो नैतिक रूप से हो, सामाजिक आर्थिक रूप से हो, कहीं लोगों की जरूरत है। और कहीं लोग भारत में आए इस ढंग के जो व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र निकृष्ट और कुछ स्वार्थों से ऊपर भी कुछ सोचें, जो मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी और लाभालाभ कमाने के से ऊपर उठकर भी कुछ सोचने की साहस करें और उन नैतिक मूल्यों को, उन प्रतिमानों को गढ़ें, उस इतिहास को और मील के पत्थरों को गढ़ें जिन पर चलकर देश के सभी लोगों की, सभी नागरिकों की समृद्धि, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक नैतिक सामाजिक आर्थिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास सभी कुछ सुनिश्चित किया जा सके। वास्तव में वही विकास है जिसमें सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जड़ चेतन जो सृष्टि है चराचर, वो मिलजुल कर आगे बढ़े, पल्लवित पुष्पित हो। तो इसीलिए रतन टाटा की जरूरत है। तो बहरहाल आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम रतन टाटा को श्रद्धासुमन और भावभीनी गमगीन होकर पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनके कार्यों को याद कर रहा है और उनको सारे देशवासियों की भी श्रद्धांजलि है, हम सभी लोगों की श्रद्धांजलि है। और वो हमारे बीच आज भले ही न हो, लेकिन हमारे दिलों की में धड़कन बनकर, देश की धड़कन बनकर और एक प्रेरणा, प्रोत्साहक और मार्गदर्शक के रूप में सदैव लोगों के दिलों और दिमाग, मनो मस्तिष्क में विराजमान रहेंगे और हमेशा लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो इसी उसके साथ कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। तो आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो एपिसोड के साथ हम जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।